फोर्स बच गया, ये है टेंशन इन अ स्ट्रिंग। अब जैसे कि वर्ड्स इसके डेफिनेशन से आपको पता चल रहा है कि किसके बारे में बात करेगा, कि एक स्ट्रिंग है उसमें कितना टेंशन होगा। स्ट्रिंग किसको बोलते हैं, धागे को, रोप को, है ना, उस तरीके की चीजों को स्ट्रिंग बोलते हैं, जो काफी पतला हो और डिफॉर्मेबल हो, है ना। ऐसी ऐसे लिंक को, ऐसा लिंक जो ज्यादा थिक ना हो और डिफॉर्मेबल हो, यानी कि शेप उसका चेंज होता रहे। आमतौर पे क्या होगा, इट इज स्ट्रिंग और अ रोप। ठीक है, व्हेन अ स्ट्रिंग और अ रोप इज बीइंग पुल्ड ऑन बोथ एंड्स, जब इसको दोनों साइड से आप पुल करोगे, खींचोगे, देन इट then its resistance against any change in its original composition is called as tensile force or tension। क्या करेगा, जब थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ हम पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ा था बेटा, कि व्हेन यू अप्लाई सम फोर्स ऑन अ बॉडी इट विल अप्लाई अपोजिट फोर्स, है ना, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। तो जब आपको एक एग्जांपल मैंने बताया था कि मेरे हाथ में ये है स्ट्रिंग, अगर इसको खींच रहा हूं मैं, तो इस स्ट्रिंग पे मैं लगा रहा हूँ टेंसाइल फोर्स, तो ये टेंसाइल फोर्स भी मेरे हाथ पे उतना ही, ये स्ट्रिंग भी मेरे हाथ पे टेंसाइल फोर्स लगाएगा, यानी सेम नेचर का। तो अब देखो दो चीजें हुई, एक तो मैंने स्ट्रिंग पे फोर्स लगाया, जो मेरा हाथ इस पे लगा रहा है, दैट इज एक्शन, और दूसरा इस स्ट्रिंग के अंदर रिएक्टिव फोर्स जनरेट होगा जो स्ट्रिंग मेरे हाथ पे लगाएगा, दैट इज रिएक्शन। एक्शन हुआ जो मैंने लगाया, रिएक्शन हुआ जो स्ट्रिंग ने लगाया। तो जो मैंने लगाया वो तो हुआ पुल, और जो स्ट्रिंग ने लगाया उसी को बोलेंगे टेंशन इन द स्ट्रिंग। मैं जब इसको खींच रहा हूं तो इसके अंदर टेंशन आ रहा है, टेंशन मतलब देयर इज सम फोर्स, जो ये लगा रहा है मेरे पे, उसी को बोलते हैं रेजिस्टिव फोर्स को, कि ये है टेंशन इन द स्ट्रिंग। कब लगेगा, व्हेन आई ट्राई टू चेंज इट्स ओरिजिनल कंपोजिशन। ओरिजिनल कंपोजिशन का मतलब क्या है, स्ट्रिंग की जो ओरिजिनल लेंथ है, अगर मैं उसको पुल करूंगा तो वो लेंथ बढ़ेगी, है ना। तो उस इंक्रीज इन लेंथ को रजिस्ट करेगा ये स्ट्रिंग, और उसी को बोलेंगे कि चेंज इन ओरिजिनल कंपोजिशन को रजिस्ट कर रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज टेंशन, जो फोर्स लगेगा। तो दैट इज कॉल्ड टेंसाइल और रेजिस्टिव फोर्स। ठीक, अब देखो ये दो बंदे हैं, ये स्ट्रिंग को खींचे ना राइट साइड में, बट स्ट्रिंग क्या कर रहा है, अपोजिट रिएक्टिव फोर्स लगा रहा है अंदर के साइड ऐसे, तो दैट इज व्हाट टेंशन इन द स्ट्रिंग इज। अब देखो, मानो इसमें कैसे, एक 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 बार दो अलग अलग जगह पे फोकस कराऊंगा मैं आपको, एक बार खाली इधर फोकस करो। ठीक है, इस सर्कल के अंदर क्या हो रहा है, ये दो लोग हैं, ये स्ट्रिंग को राइट साइड में खींच रहे हैं, और स्ट्रिंग इन पे लेफ्ट साइड में इक्वल अबाउट ऑफ फोर्स लगा रहा है, जिसको बोल रहा हूँ टेंशन इन द स्ट्रिंग, टी। इधर दोबारा फोकस करोगे तो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक क्या कर रहा है, स्ट्रिंग पे इधर फोर्स लगा रहा है, और उसके रेजिस्टिव फोर्स लगा रहा है स्ट्रिंग राइट साइड में, तो दैट इज आल्सो टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग पे फोर्स लगाएगा, अप्लाइड फोर्स ऑन द स्ट्रिंग इन दिस लेफ्ट साइड इज टुवर्ड्स लेफ्ट, और रेजिस्टिव फोर्स क्या है, राइट साइड में, उधर ही राइट साइड में क्या है, इफेक्टिव फोर्स बाहर से लगने वाला राइट साइड में, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक, अब देखो ये आया समझ आपको कि टेंशन इन स्ट्रिंग क्या होता है। इट इज ऑलवेज पुलिंग इन नेचर, हमेशा खींचने वाला होगा। नेचर क्या होगा इसका, टू एलोंगेट, एलोंगेट करने वाला, उसकी लेंथ को बढ़ा देने वाला। ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द टाइड एंड, जो भी इसके टाइड एंड है, टाइड एंड मतलब क्या, जिन एंड्स पे आप कोई भी फोर्स लगा रहे हो, यानी जो बांध दिए गए, है ना, उन एंड से अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो ये इसको जनरल फॉर्म में हमने लिख दिया। अब पहले आई थी सारी बातें कॉन्टेक्ट फोर्सेस की, अब जो ये देखा था ना हमने स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग, ये भी क्या है, कॉन्टेक्ट फोर्स है। इसके लिए टू ट्रांसफर दिस फोर्स देयर हैज टू बी सम कॉन्टेक्ट, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट हुए एक नंबर का, ये दूसरा ये जहाँ पे पकड़ा हुआ है, तो दोनों कॉन्टेक्ट पॉइंट है, इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं के वजह से यहाँ पे ट्रांसफर हो पाया ये फोर्स, कौन सा, टेंशन। तो ये भी क्या हुआ, कॉन्टेक्ट फोर्स का टाइप हुआ। अब हम देखेंगे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस की, जिन फोर्सेस में हमें कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस या कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू बॉडीज रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे कि सबसे पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के लगने के लिए क्या कॉन्टेक्ट रिक्वायर्ड है, नहीं है। क्यों नहीं है भाई, देखो आप लोग इस बॉल को देखो, ये बॉल अगर मैं ऊपर भी है तो ये अर्थ के कांटेक्ट में थोड़ी है, ये बॉल अर्थ के कांटेक्ट में नहीं है, तब भी इस पे ग्रेविटी लग रही है। आउटर स्पेस में जब सैटेलाइट घूम रहे होते हैं तो उन पे भी डाउनवर्ड ग्रेविटी हमेशा लग रही होती है। तो देर इज नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रिक्वायर्ड बिटवीन द टू बॉडीज, उन दो बॉडीज के बीच में कोई भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, जिनमें कॉन्टेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स में आपने देखा होगा कि दो मैग्नेट है, देखो इस मैग्नेट को मैं इसके पास पास ले जा रहा हूँ, तो वो मैग्नेट दूर दूर हवा में ही, हवा से ही उसका मैग्नेटिक फोर्स ट्रांसफर हो रहा है।
ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जनरली टूटे हुए मैग्नेट से हम लोग खेलते हैं बचपन में, तो आपको ये फील आ रही होगी कि हाँ यार ऐसा तो होता है। तो दैट इज नथिंग बट नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, यहाँ भी कॉन्टेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिमिलरली आप लोग देखोगे, जब 12th में आपको पढ़ाऊंगा मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, कौन सा फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स जैसे स्टार्ट होगा, तो वहां पे द फोर्सेस बिटवीन टू पार्टिकल्स, फोर्सेस बिटवीन टू पार्टिकल्स क्या होगा, एक तो इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा, या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल, उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स भी क्या होता है, दैट इज ऑल्सो, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू पार्टिकल इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज वाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, इसमें कॉन्टेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद न्यूक्लियर फोर्सेज दो होते हैं, वीक न्यूक्लियर एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, उनके लिए भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द सब न्यूक्लियर, या फिर देखो अभी ये न्यूक्लियस है अंदर, इलेक्ट्रॉन उसके बाहर ऑर्बिटल में घूम रहा है, अब इन दोनों के बीच में गैप है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अंदर भी जो है वो भी कॉन्टेक्ट में नहीं होते, दे आर लाइक एक दूसरे के पास होंगे बट कॉन्टेक्ट में होना जरूरी नहीं है, वो हम लोग इसके लिए स्फीयर मॉडल यूज करते हैं ना, उसलिए ऐसा लगता है कि कॉन्टेक्ट में, बट दिस इज ऑल अबाउट एनर्जीज, एनर्जीज होती हैं और वो ऐसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट वगैरह का उनमें कोई सीन होता नहीं। तो हमें ये समझ आया कि दीज आर 4 टाइप ऑफ फोर्सेज जिनमें हमें कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू सरफेसेज नॉट रिक्वायर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स। समझ आया सबको ये? यस हाँ सर। जी, यस। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी, सही है। अब देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ भी इनका इधर ही है, क्यों, जब हमने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स वाज द वीकेस्ट, मैग्नेटिक इंटरमीडिएट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक थोड़ा ज्यादा, और न्यूक्लियर फोर्सेज में वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये दोनों भी एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब ये तो समझ आती है बात, अब आगे बढ़ते हैं। कनकरंट फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम, कनकरंट फोर्सेस के बारे में हमने, अब ये देखो कंप्लीटली अलग टॉपिक है, अब आप कंफ्यूज मत होना कि कॉन्टेक्ट नॉन कॉन्टेक्ट वाला सीन वो हो गया पूरा, बस हमें टाइप ऑफ फोर्सेस देखने थे। अब हम देखने जा रहे हैं कि कनकरंट फोर्सेस क्या होते हैं। जब आपको टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़ाया था, कब, मोशन इन 1D से पहले, है ना, वेक्टर्स में, तो वो वहां पे क्या बताया था कि ऐसे फोर्सेस जो एक ही पॉइंट पे लग रहे हो, है ना, जैसे मान लो पॉइंट ए बताया मैंने आपको, इस पॉइंट पे लगने वाले सारे फोर्सेस, चाहे किसी भी साइड से लगे, इधर से लगे इधर से लगे, बट उनका मतलब क्या होना चाहिए, आइदर दे शुड बी को इनिशियल और दे शुड बी को टर्मिनल, जरूरी भी नहीं है को इनिशियल को टर्मिनल, मतलब उनका वो एक पॉइंट पे लगने वाले होने चाहिए, चाहे उसको बाहर लगे चाहे उस पर अंदर की साइड लगे, कुछ भी लगे, बट दे शुड बी एक्टिंग ऑन अ गिवन पॉइंट। तो जैसे ये मान लो प्लेनेट है, इसको पॉइंट ही मान लिया इधर के लिए समझने के लिए, तो अब इन फोर्सेस का इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है कि देयर शुड बी नो अनबैलेंस्ड फोर्स, कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए। कंकरेंट फोर्सेस आर द फोर्सेस एक्टिंग एट द सेम पॉइंट ऑन अ बॉडी, किसी भी एक पॉइंट पे एक्ट करें, ये तो होती है डेफिनेशन, हमें याद है, उम्मीद है आपको याद होगी। इफ द नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन द बॉडी डजंट चेंज इट्स स्टेट, मतलब क्या है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, इसी का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की नेट अनबैलेंस नहीं है, कोई भी बाहर से लगने वाले चीजों के बीच में अनबैलेंस नहीं है, दैट इज व्हाट इक्विलिब्रियम इज। हियर नेट फोर्स ऑन द बॉडी, अब नेट फोर्स क्या होगा, वेक्टर सम, तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम, F1 प्लस F2 प्लस F3। इक्विलिब्रियम कंडीशन व्हेन द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, दैट इज स्टेट डज नॉट चेंज। स्टेट मतलब क्या है, स्टेट क्या हो सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन। मोशन। तो रुके हुए ऑब्जेक्ट को चलाना दे और चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकना दे, उन दोनों चीजों के लिए रिक्वायरमेंट क्या थी, देयर शुड बी एफ नेट, एफ नेट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी देयर शुड बी अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए इस चीज के लिए। बट आपको बताया कि नेट फोर्स ऑन द बॉडी जीरो है, जीरो हो गया मतलब कि बाहर से अनबैलेंस नहीं है, तो दैट मीन्स कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा। तो अब आपको कनकरेंट फोर्सेस का इक्विलिब्रियम निकालना है, तो उनका वेक्टर सम करो, और उसको जीरो अगर वो आ रहा है, दैट मीन्स देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, और इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज ऑफ स्टेट में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो यही बताता है क्या, कनकरेंट फोर्सेस के इक्विलिब्रियम के बारे में। अब थोड़ा और डीप में बताऊंगा आपको, एक सेकंड रुको।
अब इन जनरल फॉर्म में अगर लिखोगे इसी बात को, तो आप क्या लिख सकते हो कि समेशन ऑफ द फोर्सेस, भाई एफ नेट है ना, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, समेशन का मतलब क्या है, यही है F1 प्लस F2 प्लस F3, इसी को लिखा कि समेशन कर दो सारे के सारे बाहर से लगने वाले फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस किस पे लग रहे हैं, सिस्टम पे। सिस्टम सराउंडिंग सबको याद है ना, कि जो पार्ट ऑफ यूनिवर्स जिस पे हम लोग अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिस पे हम लोग अपनी स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम। सबको क्लियर है बात? Yes, sir. Yes, sir. अरे यस बोलो भाई, एक बच्ची बोल रही है बस, जिनको क्लियर है वो यस बोलो। सिस्टम क्या Yes, होता है? yes, sir. Yes, ठीक है sir. ना, सिस्टम आपको पता है, तो देखो एफ एक्सटर्नल बाहर से लगने वाला फोर्स सिस्टम पे, वो अगर उनका समेशन, समेशन मतलब ऐसे सभी फोर्सेस जो बाहर से लग रहे हैं सिस्टम पे उनको जोड़ दो, उनका समेशन कर दो, अगर वो जीरो आ रहा है, अगर वो जीरो वेक्टर आ रहा है या फिर नल फोर्स आ रहा है, दैट मीन्स इट इज इन इक्विलिब्रियम। इसका दूसरा मतलब क्या हुआ कि समेशन अलोंग एक्स एक्सिस ले लो, वाई एक्सिस ले लो, जेड एक्सिस ले लो, सबके अलोंग आपका समेशन आना चाहिए जीरो, तभी वो बोला जाएगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इक्विलिब्रियम में, तभी हमें क्लैरिटी आएगी। अब इसका कुछ और थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको। ये देखो इक्विलिब्रियम के लिए आपको बताया गया कि समेशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, ऐसा होगा तो उसको बोलेंगे कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। ठीक है बेटा, अब इसके लिए देखो मैं आपको बताता हूँ 1D, पहले वन डायमेंशन में यानी कि अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इक्विलिब्रियम के लिए मिनिमम कितने फोर्सेस रिक्वायर्ड होंगे? भाई देखो अगर एक फोर्स लग रहा है इधर लेफ्ट साइड में, तो वो ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में मूव कर देगा, है ना। भाई फोर्स लग रहा है तो चेंज ऑफ स्टेट एग्जिस्ट कर सकती है ना, तो इसको इक्विलिब्रियम में लगाने के लिए मिनिमम एक फोर्स और रिक्वायर्ड होगा जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा और इसके बराबर मैग्नीट्यूड का होगा। मान लो ये फोर्स एफ है, ये माइनस एफ है, तो उसके अपोजिट एफ लगना चाहिए, तभी ये इस पॉइंट के ऊपर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव हो सकती है 1D के केस में, यानी 1D मतलब अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में अगर किसी ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम चाहिए, दैट मींस यू रिक्वायर मिनिमम टू फोर्सेस, है ना, दोनों इक्वल होने चाहिए, बट एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगेंगे तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। ऐसा एग्जांपल आपने घोड़ा देखा था ना, वो हॉर्स का केस, उसमें 30 न्यूटन लग रहा था इधर और 30 लगाया था हमने इधर, तो वो मूव नहीं कर रहा था। दैट मीन्स कि इक्विलिब्रियम के लिए मिनिमम दो फोर्सेस रिक्वायर्ड है। 2D अगर है, टू डायमेंशन, 2D मतलब इन अ प्लेन, प्लेन में, इस प्लेन में कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर मिनिमम थ्री फोर्सेस रिक्वायर्ड होंगे टू कीप दैट पॉइंट इन इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि लाइन के अलोंग तो हमें पता है कि सीधी रेखा के अलोंग फोर्सेस होंगे, बट अब ऐसे कंडीशन में दो फोर्सेस ये हो गए मान लो, अब ये दो फोर्सेस इनका रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा ऐसा, तो उस रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल एक थर्ड फोर्स होना चाहिए ताकि ये ऑब्जेक्ट मूव ना करे। तो मिनिमम फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम इन टू डायमेंशनल प्लेन इज एट लीस्ट थ्री फोर्सेस। ठीक है, सिमिलरली अगर 3D स्पेस के बारे में बात करोगे, है ना, 3D स्पेस कैसा हो सकता है, 3D स्पेस ऐसा कुछ हो सकता है। तो जब 3D स्पेस की बात करोगे, तो 3D स्पेस में टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम यू रिक्वायर एट लीस्ट, बताओ बताओ कितने फोर्स होंगे? 3. नहीं बेटा, एटलीस्ट फोर फोर्सेस, कम से कम चार फोर्स रिक्वायर्ड होंगे, तीन तो यहीं पे आगे थे। अगर इससे आउट जाएगा, अब इसको विजुअलाइज करना थोड़ा टफ है, वैसे ये ज्यादा आएगा नहीं, बट आपको ये याद रखो, जो बच्चे विजुअलाइज कर पा रहे हैं वो देखो कि फोर आपको दिख भी रहे होंगे, फोर फोर्सेस मिनिमम रिक्वायर्ड है, कम से कम चार फोर्स रिक्वायर्ड है टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम। या तो एक भी फोर्स ना हो, फोर्स ही एब्सेंट हो, बट अगर एक भी फोर्स आ गया तो कम से कम चार फोर्स लगे होने चाहिए ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे, मूव ना करे। ठीक है, थोड़ी बहुत बात थी, ये समझ आ गई होगी, नहीं आई तो बाद में जब भी एप्लीकेशन आएगा तो मैं याद दिलाऊंगा आपको ये चीज। अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल एप्लीकेशन की तरफ। किसकी न्यूमेरिकल एप्लीकेशन की तरफ? जो भी टॉपिक हमने अभी तक पढ़े हैं। तो पहला टॉपिक आया फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या था, सिस्टम है, उसको आइसोलेट कर लो अपनी सराउंडिंग से, फिर उस सिस्टम पे बाहर से लगने वाले सारे फोर्सेस को आप ड्रॉ कर दो, दैट इज व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम इज। ठीक है, अब ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। अब किसका डायग्राम बनवा रहे हैं भाई, हम इस मास का बना लेंगे। ठीक है, इस मास को लेके आए अपनी सराउंडिंग से दूर। ठीक है, इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, इस ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो दैट मीन्स कि वेट भी लगेगा, वेट मतलब वेट ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, वो क्या आएगा, नीचे लगने वाला है। अच्छा, बॉडी सेंटर से लगते हैं सारे, ज्योमेट्रिकल नहीं,
सेंट्रोइड बोलते हैं ना, सेंटर ऑफ मास से, तो दैट इज mg। सेंटर ऑफ मास पे लगेगा तो mg के बराबर नीचे लगेगा, ठीक है। एक फोर्स लगेगा एट सम एंगल थीटा ड्यू टू द टेंशन T2। टेंशन T2 है वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो है एंगल थीटा पे लग रहा है, तो ये ड्रॉ कर दिया। तीसरा एफ, अल्फा एंगल पे T1 की वजह से, तो T1 फोर्स है, मैग्नीट्यूड है T1 के बराबर, और लग रहा है एट एन एंगल ऑफ अल्फा फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम किसका, इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम आपको दिखाई दिया, ठीक है। सबसे पहला स्टेप था, वी हैव आइसोलेटेड दिस सिस्टम फ्रॉम द कंप्लीट सिस्टम। हमने मास को उठाया, अलग ले गए। अब ये देखा कि इस मास पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है एट एन एंगल थीटा, T2 लग रहा है एट एन एंगल अल्फा, T1 लग रहा है। बस खास बात क्या है कि इस FBD में हमने इस सिस्टम के अलावा किसी चीज को नहीं रखा, यानी कि ये स्लैब जो था, ये ऊपर जो था स्लैब या सपोर्ट, दैट वाज पार्ट ऑफ सिस्टम, बट हमने एफबीडी में इसको इंक्लूड नहीं किया है। तो दैट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एफबीडी। एफबीडी में केवल और केवल आप सिस्टम को रखोगे और उस पर लगने वाले सभी फोर्सेस को दर्शा दोगे, ड्रॉ कर दोगे, तो आपको मिलेगा क्या, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो आपने तीन फोर्सेस देखो, अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ही दिख रहा है आपको, T2 ड्रॉ किया, T1 ड्रॉ किया और mg, ठीक है। अब अगर आपको ऐसा रिक्वायरमेंट आए कि आपको इन दोनों तीनों के बीच में रिलेशन बताना है, या कुछ इक्विलिब्रियम दिया गया है कि भाई पार्टिकल है या हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा, तो आपको इन तीनों के बीच में कुछ रिलेशन बताना है, तो द बेस्ट थिंग इज टू रिजोल्व दीज फोर्सेस अलोंग द गिवन एक्सिस। भाई 2D है, 2D में x एक्सिस होगा और y एक्सिस होगा, तो x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग इनको रिजोल्व कर दो, और फिर उन्हीं एक्सिस के अलोंग इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा दो। क्या लगाओगे, देखो पहले इनको एक एक करके रिजोल्व करते हैं। थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम का खेल पहले ही खत्म हो गया था, फ्री बॉडी डायग्राम जो हमने ड्रॉ किया दैट वाज द फ्री बॉडी डायग्राम, बट अब इसके आगे देखो सोल्व करना अगर पड़ जाए तो, देखो ये T2 था, T2 का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक होगा वर्टिकल, तो थीटा एंगल पे लग रहा है T2, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, इसके नीचे वाला ये, तो ये क्योंकि थीटा के जस्ट साइड वाला था तो कोस कंपोनेंट होगा, दैट इज T2 कोस थीटा, ये जो है T2 कोस थीटा है। इसके जस्ट सामने वाला ये क्या होगा, T2 साइन थीटा। अब दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि ये पॉइंट कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और यही T2 साइन थीटा जो है ये पॉइंट कर रहा है पॉजिटिव y एक्सिस में, तो दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक। सिमिलरली T1 का भी ये ट्राइंगल पूरा करो, तो देखो एक लगेगा इधर नेगेटिव x एक्सिस में और एक लगेगा पॉजिटिव y एक्सिस में, तो नेगेटिव x एक्सिस वाला होगा कोस अल्फा, क्योंकि ये भी अल्फा के जस्ट साइड वाला एंगल है, तो T1 कोस अल्फा बट नेगेटिव होगा, ठीक है। और ये जो सामने वाला है ये होगा T1 साइन अल्फा बट पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉइंटिंग इन द पॉजिटिव y एक्सिस है। दोनों रिजोल्व हो गए। तीसरा mg है, mg इटसेल्फ इज एक्टिंग इन द नेगेटिव y एक्सिस, तो इसका कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, x के अलोंग इसका कंपोनेंट 0 है तो लिखो ही मत, चाहे कोई दिक्कत नहीं, तो mg इज एक्टिंग अलोंग y एक्सिस। अब देखो दो कंडीशन आप यूज कर सकते हो, फर्स्ट कंडीशन इज समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज अलोंग x एक्सिस इक्वल टू 0, तो जो x के अलोंग जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनको जोड़ दो और वो उनका समेशन आने वाला है 0। तो x एक्सिस ये है, इस एक्सिस के अलोंग कौन कौन से लग रहे हैं, तो T2 कोस थीटा और T1 कोस अल्फा, ठीक है। तो T2 कोस थीटा पॉजिटिव लिखा क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को पॉइंट कर रहा था, T1 कोस अल्फा नेगेटिव इसलिए लिखा क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग था, और इन दोनों को जोड़ के जो सम आएगा वो 0 आएगा। ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो मास m है, इस केस में जो ये मास m है दैट इज एट रेस्ट, ये कोई मोशन में नहीं है, इसलिए जो भी x एक्सिस के लॉन्ग फोर्स लग रहे होंगे उनका समेशन भी 0 आएगा, जो फोर्सेस y एक्सिस के लॉन्ग लग रहे होंगे उनका समेशन भी 0 आएगा। तो सिमिलरली वी कैन राइट द कंडीशन फॉर y आल्सो, y के लिए क्या लिखोगे, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, यानी कि बाहर से लगने वाले सारे के सारे फोर्सेस उनको जोड़ दो, y एक्सिस के लॉन्ग जो फोर्स लग रहे हैं तो वो भी 0 आएगा। तो y एक्सिस के लॉन्ग एक तो नेगेटिव y में लग रहा है mg, ठीक है, उसके अलावा पॉजिटिव वाई में दो लग रहे हैं, T2 साइन थीटा एंड T1 साइन अल्फा, तो ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं वाई एक्सिस में। तो पहले जो पॉजिटिव एक्सिस में लग रहे हैं उनको लिखो T2 साइन थीटा प्लस T1 साइन अल्फा माइनस mg, बिकॉज माइनस mg इज एक्टिंग इन द नेगेटिव वाई एक्सिस, इनको जोड़ के भी 0 लिख दोगे। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस के अलोंग भी कोई मोशन नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग भी नहीं कर रहा, दैट इज वाई दिस इज 0, y के लोग नहीं कर रहा, दैट इज वाई दिस इज 0। क्यों, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से बेटा याद करो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
भाई अब अगर फोर्स ही जीरो है तो क्या हुआ, मास तो जीरो नहीं है, मास तो एम दे रखा है मुझे, तो एक्सेलरेशन जीरो हुआ। एक्सेलरेशन जीरो हुआ मतलब कि इसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, तो बाहर से लगने वाले फोर्सेस जीरो होंगे। ठीक है, अब मैं आपको ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में, देखो मैं आपको बोल रहा था कि मोशन नहीं कर रहा, बट आप मोशन नहीं कर रहा उससे समझ लो, बट हकीकत में यहाँ पे एक्सेलरेशन एब्सेंट है, ठीक है। तो केवल और केवल चेंज इन वेलोसिटी आना चाहिए, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तब भी हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। वो हम देखेंगे कब, कुछ और एग्जांपल आएंगे तो आपको ये चीज याद दिलाऊंगा, ठीक है। अगर रेस्ट में रहेगा ऑब्जेक्ट तो भी यही कंडीशन है, और एक्सेलरेशन जीरो है तब भी यही कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई होंगी। तो अभी आप लोग ये ध्यान रख लो कि ये कंपोनेंट आपको निकालने हैं, कंपोनेंट को ऐड करोगे और फिर जितने भी एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है उनका समेशन जीरो, वाई एक्सिस के अलोंग जितने कंपोनेंट है उनका समेशन जीरो। कब, तब हमारा ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में है या फिर उसमें कोई एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं है, दोनों कंडीशन में वैलिड होगा। रेस्ट में ही होगा, ज्यादातर क्वेश्चंस में रेस्ट में गिवन होगा, तो रेस्ट में अगर ऑब्जेक्ट है तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू जीरो, summation of all the forces along y axis is also equal to zero। कर पाओगे ऐसा कुछ, सो गए सब, Yes, sir. कर लोगे क्या ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये सब आप लोग एक बार अटेम्प्ट करो। 3 ब्लॉक्स आर सस्पेंडेड बाय लाइट स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। 3 ब्लॉक हैं, 1 2 3, दे आर सस्पेंडेड एज शोन इन द फिगर, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1 सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। T1 की वैल्यू बतानी है। T1 एक टेंशन होगा, कैसा, ऐसा होगा, ठीक है। नीचे से देखोगे तो उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, ऊपर से देखोगे उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, वो होगा T1। यानी इस T1 यहाँ पे होगा स्ट्रिंग में, यहाँ पे कहीं, तो उस स्ट्रिंग में जो टेंशन है उस T1 की वैल्यू बतानी है, सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। जबकि ये सारा का सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तब आपको T1 की वैल्यू बतानी है। इसमें एक दो तीन चीजें हैं ध्यान देने लायक, मैं बताता हूँ आपको। शब्दों को पकड़ना, ठीक है, इंग्लिश के शब्द बार बार यूज होंगे तो इनको एक बार ध्यान से देख लो। सस्पेंडेड बाय लाइट स्ट्रिंग, ठीक है, लाइट स्ट्रिंग का मतलब क्या है, हल्का स्ट्रिंग है, यानी कि यू हैव टू नेग्लेक्ट द मास ऑफ द स्ट्रिंग। मास ऑफ द स्ट्रिंग क्या दिया, मास ऑफ द स्ट्रिंग को नेग्लेक्ट करना है मतलब वो जीरो है भाई। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस स्ट्रिंग कोई भी मास आप लोगे नहीं, उसको नेग्लेक्ट करोगे, दैट इज व्हाट लाइट स्ट्रिंग का मतलब। लाइट स्ट्रिंग का मतलब ये है। बाकी T1 की वैल्यू निकालनी है, सिस्टम चाहिए इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस in x axis is equal to zero, summation of all the forces in y axis is equal to zero, ठीक है, ये भी जीरो होगा, तो ये है इक्विलिब्रियम। अब आप वैल्यूज निकालो, मतलब जो आपको लॉजिक आपको समझ आया उसके बेसिस पे, और आप फाइंड आउट करो कि टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। एक चीज ये भी होती है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। वेट इज इक्वल टू, वेट क्या होता है, वेट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स ना, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg। तो जो भी मास आपको दिया रहे उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू 10 दे रखी है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके, और यूनिट आ जाएगा न्यूटन, ठीक है, या फिर यूनिट आ जाएगा किलोग्राम फोर्स, ठीक है। तो ये सारा डेटा आपको दिया एज अ हिंट, अब इसको यूज करो और आप मेरे को बताओ टेंशन T1 की वैल्यू, ठीक है, लग जाओ सब काम पे।
बेटा जिनका आंसर आ जाएगा हैंड रेज जरूर करना। टेंशन T1 की वैल्यू निकालनी है। भाई T1 की वैल्यू क्यों नहीं निकल रही तुमसे? देखो T1 जो है, T1 में टेंशन किसके वजह से आएगा? जितने भी ब्लॉक T1 से नीचे लग रहे हैं, मतलब इससे नीचे जितना भी वजन होगा, ये जो रेड कलर का ये मैंने बनाया बॉक्स, इसके अंदर जितने भी वेट है उनका जो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, है ना, mg, दैट इज इक्वल टू टेंशन। उतना ही तो टेंशन आएगा टी स्ट्रिंग में। बस वही तो निकालना है, इतनी देर क्या लगा रहे हो उसमें? फॉर्मूला भी बता दिया यार, हिंट भी था यहाँ पे, मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर भी नहीं निकाल पा रहे, कैसे सिलेक्शन होगा फिर तुम्हारा? लास्ट में बोल देना सर ने नहीं पढ़ाया अच्छा। जो रेड कलर का बॉक्स है, इसमें इसमें जो वेट है वो कितना है? So जो 1.5 kg. नहीं नहीं, सारा टोटल वेट कितना है? 7 हाँ, 7 so 7. 7 kg वेट है, और इस वेट की वजह से फोर्स कितना लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में? जो मास है वो है 7 kg, वेट कितना होगा? वेट या फिर जिसको फोर्स बोले, mg के बराबर। तो मास इज 7 kg, और mg कितना होगा? 10 70. 70 न्यूटन। तो 70 न्यूटन क्या हुआ? 70 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लग रहा है, ठीक है। तो टेंशन भी तो उतना ही होगा यार। किसी स्ट्रिंग को जितने फोर्स से आप नीचे खींचोगे, स्ट्रिंग उतने ही फोर्स से आपको ऊपर खींचेगा। तो टेंशन इज ऑल्सो 70 न्यूटन। बस इतना करना, यू जस्ट हैव टू ऐड। कर दिया है। भाई मासिस को ऐड करके आपको mg निकालना था, बस इतना सा काम था। ठीक है, उम्मीद थी मुझे। देखो अब यहाँ पे देखो, आप लोग एक बार ध्यान से इसको देखो अच्छे से। यहाँ पे T1 T2 T3 सब निकाल के दिखाया है आपको। ध्यान से देखो, T1 क्या है, T2 क्या है, T3 क्या है। ठीक, फील करो एक बार, फिर मैं बताता हूँ। एक बार पूरा देखो इसको कि T1 की वैल्यू कहाँ लग रही है, T2 कहाँ लग रहा है, T3 कहाँ लग रहा है। एक एक चीज यहाँ पे दिखाई गई है। सॉरी। जिनको ये फंडा समझ आता जाए, हैंड रेज करते जाना है कि हाँ सर समझ तो आ गया क्या है ये। देखो एक एक करके बताता हूँ आपको। सपोर्ट कहाँ लगा था? सबसे ऊपर लगा हुआ था सपोर्ट। ठीक है, यहाँ मेरा सपोर्ट था।
अब T3 केवल और केवल इस वाले वेट की वजह से, इस वाले मास की वजह से आएगा, जो कि 4 किलोग्राम है। तो T3 के यहाँ पे लाइन खींचो, देखो कि इससे नीचे कितना मास जुड़ा हुआ है, 4 kg। 4 kg इंटू 10 है, तो T3 क्या आया, M3 मास था 4 kg इंटू 10, तो 40 न्यूटन। ठीक है, T2 निकालना है, तो T2 पे लाइन खींचो और इस लाइन से नीचे देखो कितना मास जुड़ा हुआ है, 1.5 किलोग्राम ये और 4 किलोग्राम ये, यानी कि 5.5 किलोग्राम। 5.5 इंटू 10 किया तो 55 न्यूटन। T1 निकालना है, तो T1 की ऐसे लाइन खींचो और इससे नीचे देखो कितना मास जुड़ा हुआ है, 1.5 प्लस 1.5 3, 3 प्लस 4 7 किलो। 7 किलोग्राम इज द मास, और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 70 न्यूटन। ऐसे निकलेगा आपका क्या, क्या निकलेगा ऐसे, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो जो T3 था दैट इज 40 न्यूटन, T2 इज द 55 न्यूटन एंड T1 इज द 70 न्यूटन। ठीक है, बाकी दूसरे टर्म्स में देखोगे तो मैंने क्या बताया था, कितना मास जुड़ा हुआ है। T3 की लाइन ये खींची, इसके नीचे देखा कितना मास जुड़ा है, M3 मास जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसको M3 बोल रहे हैं। तो M3 मास था, तो M3 को लिया और G से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 4 को लिया और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 40 आ गया। इक्वेशन दूसरा देखो, T2 की लाइन खींचो और इससे नीचे देखो, नीचे क्या है, एक तो T3 है, देखो फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। जो ये ब्लॉक है ना 1.5 kg का, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इस पे नीचे तो लग रहा है T3 और इस पे नीचे ही लग रहा है mg, मास ऑफ दिस ब्लॉक इनटू जी। उतना ही लगेगा ऊपर T2, तो T2 निकालना है। T2 इज द समेशन ऑफ दीज टू फोर्सेस, क्या हुआ, M2g इंटू T3, तो वो आ गया। और ऐसे T1 निकालोगे तो T2 की वैल्यू प्लस M1g, मास ऑफ दिस एंड T2। तो M1g था, जो T2 था वो तो था 55, प्लस में 1.5 इंटू 10 और जोड़ दो, 55 प्लस 15 70 न्यूटन। ठीक है, ऐसे आएगा। बाकी ऐसा एफबीडी की जरूरत पड़ती नहीं है, इतने सिंपल क्वेश्चन में सीधा लाइन खींचो, देखो नीचे कितना फोर्स लग रहा है, बस खत्म बात। ठीक है, अब इसको छोड़ दो, यहीं घर पे करना, नोट्स में शेयर कर ही रहा हूँ रोज, देखना इसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूरी कहानी इसकी यहाँ लिखी हुई है। बाकी अब आप लोग, अगला क्वेश्चन दूंगा उसको थोड़ा इज्जत से करने की कोशिश करना, वहां पे आपको कंपोनेंट भी निकालने पड़ेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को क्वेश्चन करने में इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए बची हुई क्लास बेहद बोरिंग होने वाली है, तो कोशिश करें कि क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें, तो नहीं तो दुखी हो गया आज पूरी क्लास। अब ये क्वेश्चन है, टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग एंड सपोर्टेड बाय अ पुली एज शोन इन द फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सच दैट बोथ द ब्लॉक्स आर इन इक्विलिब्रियम। देखो भाई, दो ब्लॉक हैं, दे आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। पहला ब्लॉक है ये, दूसरा ब्लॉक है ये। पहले ब्लॉक का मास आपको दे रखा है, यानी कि M1, मास ऑफ फर्स्ट ब्लॉक इज इक्वल टू √3 किलोग्राम। ठीक है, मास ऑफ सेकंड ब्लॉक इज इक्वल टू m, देखो लिखा हुआ है इधर इसलिए लिख दिया M2 इज। बाकी इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है 30 डिग्री इधर से, 60 डिग्री इधर से। अब मोशन नहीं हो रहा, मतलब ये पुली के ऊपर कोई भी रोटेशन प्रेजेंट नहीं है, ये ना तो इधर ऊपर नीचे जा रहा है ये वाला ब्लॉक, और ना ये वाला ब्लॉक ऊपर नीचे जा रहा है, तो कोई भी मोशन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो अब आपको फाइंड आउट करना है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू बता दो, बस आपको m फाइंड आउट करना है, कितना m होगा तब ये मोशन नहीं होगा। ठीक है बेटा, अब ऐसे ही बताना है। अब देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0। ये यूज करके जिनकी m की वैल्यू आ जाए वो बच्चे हैंड रेज करना। आपको कंपोनेंट लेने होंगे, फोर्सेस के कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल के अलोंग एंड वर्टिकल के अलोंग, और उन फिर सब cos थीटा एंड sin थीटा वगैरह। हाँ वही वही करना होगा, कोस थीटा एंड साइन थीटा कंपोनेंट आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, वो करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, कितना वेट है कितना नहीं है, रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, देखो मैंने जैसे ही बताया बच्चे चले गए कि यार बोरिंग होने वाली, तो चलते हैं, इसलिए बोला था कि निकलो, जिनको नहीं पढ़ना वो निकलो क्लास से। कुछ बच्चे चले भी गए, सुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी आउट फ्रॉम द क्लास, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि वो बाद में करेंगे ना, वो लोग ऐसा होता है ना कि ये मैं बाद में कर लूंगा, ये क्वेश्चंस तो मैं लास्ट में करता हूँ, क्वेश्चन तो एक बार कर लूंगा लास्ट में सारे, एक बार अभी थ्योरी थ्योरी पढ़ लूँ, फिर लास्ट में एक बार क्वेश्चन कर लूंगा।
ठीक है, वो लास्ट कभी नहीं आता। मुझे तो ये लगता है कि वो लास्ट अभी तक तो किसी स्टूडेंट का आया नहीं है वो लास्ट। लास्ट के 1 महीने में सब क्वेश्चन एक साथ कर लूंगा। अरे तुम्हें थ्योरी याद रहेगी तभी तो क्वेश्चन करोगे, फिर थ्योरी चाटोगे कि क्वेश्चन करोगे? तो क्वेश्चन करने का बेस्ट टाइम इज नाउ। अभी करोगे वही क्वेश्चन आपको फायदा करने वाले हैं, अदरवाइज कुछ फायदा नहीं होगा। नाउ इज द बेस्ट टाइम। ये जो आगे पीछे हो रहा है ना, ये अपने आप आगे पीछे हो जाता है। इसका सॉल्यूशन 2-3 दिन में हो जाएगा। मैंने ऑर्डर कर दिया है नया पेन टेबलेट, आ जाएगा वो। जिनका आंसर आ जाए वो हैंड रेज करना बेटा। मैं तब तक वेट कर रहा हूँ, सब लोग ट्राई करो। अभी तक देखो 20 बार 50 बार हम लोग कंपोनेंट निकाल चुके, साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा। उसी तरीके से पहला जो आपको फोर्स दिया हुआ है ना बेटा, फोर्स दे रखा है √3 किलोग्राम्स, उसका कोई भी एक डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल लो, या एक्स में निकाल लो चाहे वाई में निकाल लो, और उसको एम वाले उसी डायरेक्शन के कंपोनेंट से इक्वेट कर दो, तो आपका एम आ जाएगा तुरंत के तुरंत। ठीक है, बस। चाहे तो एक्स के लोग आपकी मर्जी है, वाई के लोग निकाल लो दोनों का कंपोनेंट उसको बराबर रख दो, या एक्स के लोग निकाल लो उसको बराबर रख दो। क्यों? क्योंकि समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों ही कंडीशन है, जो मर्जी एक कोई सी यूज करो और आपको आंसर मिल जाएगा। अभी देखो पूरा टाइम है, आप तब तक नहीं करोगे हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं वेट कर रहा हूँ आपका।
कितने बच्चों का हुआ भाई ये क्वेश्चन? कोई कर पाए? शिवानी बेटा आंसर क्या है? हेलो, आवाज आ रही है सबको? ये बताओ। यस आ रही है ना? सर। किसी का आंसर आया इस क्वेश्चन का? यार ऐसे आंसर आएगा नहीं जब तक तुम करोगे नहीं। अब इसमें करना क्या है यार? यू जस्ट हैव टू इक्वेट द, ये इतना सा क्वेश्चन है, इसमें 6 मिनट ले लोगे तुम लोग। पता है बच्चे इतनी मेहनत करते, तैयारी कर रहे हैं, ऐसे मजे मजे में सिलेक्शन नहीं होता किसी का भी। आपको जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे अच्छी मेहनत करोगे तब सिलेक्शन होगा, ऐसे तो नहीं होगा। बट थोड़ी रहा है यार कुछ भी। तो मैंने क्या बोला आपको कि यू हैव टू टेक कंपोनेंट। ये फिगर आपको दी गई थी। क्या करो अब आप वर्टिकल डायरेक्शन में ले लो कंपोनेंट, ठीक है। वर्टिकल का मतलब क्या है? इसके सामने वाला साइन थीटा होगा, यानी √3 साइन ऑफ थीटा। थीटा इज 60 डिग्री। ये हुआ। यही किसके बराबर है? यही बराबर है इसके साइन कंपोनेंट के, यानी m साइन 30 डिग्री के। तो ये आपका आ गया ना, ये फोर्स था, ये mg होगा, सॉरी mg। तो mg साइन 30 के बराबर है। बस इतना लिखना था आपको, m निकालना है, g दोनों साइड से उड़ जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या? √3 साइन 60। साइन 60 क्या होता है? 1/2। तो √3/2 इज इक्वल टू m इंटू साइन 30। सॉरी, साइन 60 √3/2 होता है ना बेटा, तो ऊपर √3 दोबारा से आ जाएगा और इधर आएगा 1/2, ठीक है। तो 2 से 2 उड़ा दो, m की वैल्यू आएगी 3 किलोग्राम। पर इतना सा क्वेश्चन था, इसमें तुमने लगा दिए 6 मिनट। अब इसको करके आओगे घर से, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन, 2 ब्लॉक्स आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट, ठीक है। इसके बाद इसका सॉल्यूशन मिल रहा है आपको, एग्जाम्पल 1। इसका सॉल्यूशन मिल रहा है आपको, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, ठीक है। यहाँ तक, एग्जाम्पल 4 तक। अभी मैं आगे क्लास नहीं ले रहा तुम्हारी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होंगे नहीं अभी। मैं आपको एग्जाम्पल 4 तक के नोट्स अभी शेयर करूंगा क्लास में, जस्ट आफ्टर द क्लास। क्या करना है? घर पे जाना है, नोट्स को खोलना है, सारे क्वेश्चंस एक बार ट्राई करने हैं। कोई भी नया कंसेप्ट यहाँ यूज नहीं होगा। बट हाँ ये है कि टाइम लगेगा इन क्वेश्चंस को करने में। आप एक बार देखो यहाँ पे क्वेश्चन को, समझो। अगले स्लाइड पे आपको आंसर मिलेगा, उसको समझो। प्रॉपर डायग्राम यहाँ पे मिल रहा है, वो समझो। उसके बाद वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द क्लास, ठीक है। तो आप लोगों को एग्जाम्पल 4 तक का सब कुछ मिलने वाला है। घर पे जाएंगे, सारे क्वेश्चन देखेंगे, कल क्लास में इन सबको करके आएंगे। यस या नो? हाँ जी, यस करके यस आओगे। सर। एक्सपेक्टेड है देखो, सबसे मैं एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर रहा, बट उन बच्चों से जरूर एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ जो बच्चे क्लास में रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। तो आप लोग जाओगे, इन सबको करके आओगे। अभी क्लास खत्म है, जिनको क्वेश्चन पूछना है पूछो, क्योंकि ऐसे आगे बढ़ने का फायदा नहीं है। मैं आपको सारे के सारे नोट्स अभी शेयर कर रहा हूँ, तो कल की क्लास से पहले कैसे भी करके इनको सोल्व कर लेना। टाइम मिल जाएगा इतना तो, कोशिश करोगे तो, या अभी कर लेना। अभी तुम्हारी क्लास खत्म हो गई ना 9 बजे, तो तुम इसको अभी करके सोना, ठीक है। सारे क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, उनके सॉल्यूशंस को पढ़ लो, कहाँ से फोर्स आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। मैं नोट्स अभी जस्ट शेयर कर दे रहा हूँ आपको, ये एग्जाम्पल नंबर 4 तक। ऐसे नहीं होगा बेटा, देखो सिंपल सिंपल चीजें नहीं हो रही तो फिर कैसे हो पाएगा। हाँ, 54 तक, ठीक है। तो जिनको डाउट है वो डाउट पूछ लो।